पिछले वीडियोस में स्टाफिंग किस चिड़िया का नाम है वो हमने समझा, और हमने ये भी समझा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ब्लड लाइन, उसका कर्ता धर्ता उसके लोग हैं, एंड इफ यू डोंट टेक केयर व्हाइल हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होने वाला। तो चलो अब ये समझना बहुत जरूरी है दैट इफ यू गाइज टुमारो जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव टू हायर पीपल, तो भाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्या है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12 एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। कोई भी प्रोसेस का मतलब है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यानी कोई भी काम करते समय आपको ये चीजें फॉलो करनी है। टॉपिक वाइज ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह। एग्जामिनेशन में कुछ 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, उनमें से एक ये क्वेश्चन हो सकता है। 2, इट इज अ केस स्टडी प्रोन एरिया, मतलब केस स्टडीज हो सकते हैं। 3rd, एमसीक्यूज 1 मार्कर्स में भी यहाँ बहुत स्कोप है, मैं बताती चलूंगी जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1 स्टाफिंग प्रोसेस का, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ओके, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है उसको थोड़ा साइड करो, पहले मम्मी पे जाओ। मम्मी जब महीने का राशन लिखती हैं, और इफ यू गाइज डू इट, या तुम हेल्प करते हो पेरेंट्स की, तो तुम रियलाइज करोगे मम्मी क्या करती है, बताना जरा चीनी पत्ती कितनी है, आटा कितना है, ऑलरेडी स्टॉक में कितना है, ताकि जो स्टॉक में है वो वापस ना मंगाया जाए और जो नया लाना है वो लाया जाए। व्हाई इज दिस डन? ऑब्वियसली वेस्टेज अवॉइड करने के लिए। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लोगों को नौकरी पे रखोगे तो पैसे देने पड़ेंगे और उनको ढूंढने में भी मेहनत और टाइम लगेगा, तो हमें वेस्टेज नहीं करनी। जो ऑलरेडी हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे लोग हम फिर से हायर नहीं करेंगे, और जिनकी हमें ज़रूरत है जिस टाइप की, उनको हम नौकरी के लिए, उनको हम ढूंढेंगे। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, पीपल हु आर गोइंग टू वर्क। तो आपको समझना है कि आपको ए कितने लोग चाहिए एंड बी किस टाइप के लोग चाहिए। टाइप से मेरा मतलब है एचआर के चाहिए, फाइनेंस के चाहिए, वर्कर चाहिए, एडमिन चाहिए, कौन चाहिए, क्या क्या लेवल के बंदे चाहिए, ठीक है। अब जब हम एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट करते हैं, इसमें हम 2 एनालिसिस करते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज एनालिसिस आर 1 मार्कर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस, इन पे ध्यान देना। फर्स्ट एनालिसिस इज वर्क लोड एनालिसिस एंड द सेकेंड एनालिसिस इज वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस मतलब भाई नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे मैनेजर ने कहा, मैं एचआर मैनेजर हूं, और मुझे सेल्स मैनेजर ने कहा मैडम हमको 4 बंदे चाहिए ग्रास रूट लेवल सेल्स के लिए। क्लैरिटी हो गई मुझे? क्या क्लैरिटी हुई कि सेल्स मैनेजर ने बोला है कि 4 बंदे चाहिए ग्रास रूट लेवल के। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड जो है वो वर्कलोड एनालिसिस से पता चलता है। सिमिलरली वर्कफोर्स एनालिसिस पता करती है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्कर्स अवेलेबल कितने हैं, कितने वर्कर्स आपके पास ऑलरेडी हैं और कितने आपको चाहिए। इसकी जो जोड़ तोड़ है उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्यों करनी है? लॉजिक बहुत सिंपल है। ऐसे ना हो कि कुछ लोग वेले बैठे हुए हैं, उनके पास काम ही नहीं है क्योंकि आपने ओवर स्टाफिंग की है। व्हाट इज ओवर स्टाफिंग? यू हैव मोर पीपल देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको 4 लोगों की जरूरत थी, आपने 10 बिठा रखे हैं, अब आपके पास काम ही नहीं है उनको देने के लिए। एंड माइंड यू, वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे, तो यू आर टोटली वेस्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोग हैं और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भार लेके काम करी जा रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर वेरी डीमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है, जिसे हम अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन बोलते हैं, यानी व्हेन यू हैव द वर्क इज मोर एंड द पीपल हु आर डूइंग द वर्क इज लेस। तो ना तो ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए ना अंडर स्टाफिंग होनी चाहिए। भाई जितने लोग चाहिए उतने मिलने चाहिए और सही टाइप के मिलने चाहिए। तो इसकी जब हम एस्टिमेटिंग, हम पहले अंदाजा लगा लेते हैं। प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, साल के शुरुआत में जैसे बजट बनता है ना, वैसे ह्यूमन रिसोर्स बजट भी बनता है। तो हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि बताइए आपको इस साल आपके पास ऑलरेडी किस किस पोजीशन पे कितने लोग हैं और कितने चाहिए और क्यों चाहिए। एग्जाम्पल के साथ बताओ क्यों चाहिए। फिर एक लिस्ट निकलती है जिससे हमें पता चल जाता है कि 10 लोग हमारे पास हैं, 10 हमें चाहिए। दैट इज योर स्टेप नंबर 1 इन स्टाफिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली जब पता ही नहीं होगा कितने चाहिए तो शुरुआत क्या करेंगे? क्लियर? ऑलराइट।
सेकेंड स्टेप पे आओ, रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब है क्रिएटिंग अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड देन अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर योर जॉब। मेरी बात पे बड़ा जोर से ध्यान देना। आप एक पूल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपके पास 10 पोजीशंस है जिसके लिए आपने हायरिंग करनी है। आप उन 10 के लिए 100 लोगों से एप्लीकेशन चाहते हैं। अब आप बैठे बैठे सोच रहे हैं उससे 100 लोग तो आपकी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करने वाले ना, कुछ करना पड़ेगा। तो जब आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे, जैसे आप पेपर में एडवर्टीजमेंट डालेंगे या स्कूल्स में, बिजनेस स्कूल्स में जहाँ MBA करते हैं वहाँ प्री प्लेसमेंट टॉक्स होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं ताकि वो जो बिजनेस स्कूल के बच्चे हैं वो इन कंपनीज में अप्लाई करें। सो व्हाट इज़ द आइडिया? द आइडिया इज कि 10 लोगों के लिए मुझे 100 लोगों की एप्लीकेशन चाहिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, और वो पूल ऑफ कैंडिडेट्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? It is the process of searching for prospective candidates, creating a pool of them and attracting them so that they can apply for a job in your organization. सिर्फ इतना है, आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक बड़ा पूल क्रिएट करना चाहते हो ताकि जब 100 लोगों के CV छटेंगे तो 10 बढ़िया तो मिल ही जाएंगे। अब अगर तुमने 10 पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट ही नहीं की तो हो सकता है 10 CV भी ना आए आपके पास। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? CV मतलब रिज्यूमे या बायोडाटा भी जिसे बोलते हैं। क्लियर है? दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि आप किसी को निकाल नहीं रहे, आप सबको बोल रहे हैं आ जाओ, अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। बाद में देखेंगे तुम्हारी एप्लीकेशन का क्या बनेगा, बट पहले अप्लाई तो करो। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, हर कोई अप्लाई करता है। और रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। मतलब न्यूज़पेपर में ऐड आई कि हम जी इस जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई। न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स पे या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, मतलब कंपनी के बाहर से हैं। इंटरनल मतलब आपने अपनी कंपनी में ही बता दिया कि जी मार्केटिंग में एक जॉब है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो जॉब लेने के लिए तो इंटरव्यू में बैठिए। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी समटाइम्स लोग अप्लाई कर देते हैं उस पोजीशन के लिए इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड। तो रिक्रूटमेंट दोनों तरफ से हो सकती है। हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में जो हमारा कैंडिडेट, हमारा एम्प्लॉय बन सकता है, वो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकता है और फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है। क्लियर? ऑलराइट। थर्ड स्टेप, सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टेप तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। सिलेक्शन का मतलब नेगेटिव प्रोसेस, छांटना। रिक्रूटमेंट हो गई, 100 बंदों का रिज्यूमे आ गया, अब 100 थोड़ी ना रखने तो 10 है, तो क्या करें? 100 के 100 को छांटेंगे और बेस्ट बंदे ढूंढेंगे। Remember the staffing definition, the right person for the right position, the job fitment फंडा। हम 100 बंदों की एप्लीकेशन को देखेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कैसे? पहले तो रिज्यूमे से सिलेक्शन होती है, फिर इंटरव्यू लेते हैं, कई बार ग्रुप डिस्कशन भी करवा लेते हैं। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि आप लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं, छांटते जा रहे हैं। फाइनली आपको 10 बंदे चाहिए, 100 तो चाहिए नहीं, तो 100 में से 90 को आप हटाएंगे थ्रू सिलेक्शन। ओके, दैट इज वाई सिलेक्शन की डेफिनेशन देखो, इट इज चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। वो जो 100 लोगों ने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट स्टेज में अप्लाई कर दिया, उनको जब तुम छांटते हो एंड यू लुक फॉर द बेस्ट पीपल, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि तुम्हें बेस्ट बंदा मिले, और दूसरा ऑल्सो इट सेंड्स अक्रॉस सिग्नल ऑफ सीरियसनेस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। फंडा बहुत सिंपल है। अगर कल को मैं कह दूं नीट का पेपर, जो मेडिकल एग्जामिनेशन का पेपर है, या IAS का पेपर तुमने अप्लाई किया, तुम्हें मिल जाएगा, तो क्या उसकी वो वैल्यू रहेगी? क्या उसके लिए जो सीरियसनेस है वो रहेगी? नहीं ना। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस का रिगरस होना, तगड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देन इट सेंड्स अक्रॉस अ मैसेज ऑफ सीरियसनेस टू कैंडिडेट्स कि भाई सीरियस जॉब की बात है, सीरियस काम है, लग के काम करो। ओके, ऑलराइट। फोर्थ वन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो चलो जी, हो गया, आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर ली, आपने रिक्रूटमेंट करके पूल क्रिएट किया, उसमें से बेस्ट बंदे ढूंढ लिए और 10 को नौकरी दे दी, 10 को नौकरी दे दी। अब आई बात, उन 10 के 10 लोगों ने जब ज्वाइन किया जॉब को, व्हेन दे जॉइन द जॉब, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। माइंड यू, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज 10 जनों को तुमने ऑफर किया, 10 में से 2 गायब हो गए, ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आए, XYZ रीजन से। तो प्लेसमेंट का मतलब है व्हेन पीपल जॉइन दैट पर्टिकुलर जॉब, जब वो आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी हम आ गए नौकरी करने, दैट इज प्लेसमेंट। और वंस दे कम फॉर द जॉब,
ऑर्गेनाइजेशन की को उनकी ओरिएंटेशन या जिसे हम इंडक्शन कहते हैं वो करना पड़ता है। अब वो क्या है, देखो पहले पहले दिन जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे कुछ नहीं पता, उसे काम नहीं पता, मोटा मोटा पता है, डिटेल नहीं पता, अपनी टीम से नहीं मिला होता, अपनी बैठने की जगह नहीं पता, फैसिलिटी के बारे में नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन की डीप डिटेल्स नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पता। तो कोई तो होगा ना जो ये सब उसको बताएगा, फेमिलराइज करवाएगा, उसको इन सब चीज़ों को समझाएगा। क्यों करेंगे ऐसा? ताकि एम्प्लॉय को सब समझ में आना लगे एंड ही फील्स एट ईज, उसे कंफर्टेबल लगे, उसको अच्छा लगने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन उसे किसी ने बात ही नहीं, कुछ बताया नहीं, बेचारा कंफ्यूजन में भाग ही गया कि छोड़ो यहाँ नहीं मैं काम करता, ऐसा ना हो। दैट इज वाई द पर्सन इज ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन होती है। तो ओरिएंटेशन का फंडा क्या है? फेमिलराइजिंग अ न्यू एम्प्लॉय विद अ प्लेस। फेमिलराइज करवा रहे हो, पहचान करवा रहे हो जगह की, यहाँ बैठना है जी, यहाँ आप, ये हमारी फैसिलिटी है, ये आपके बॉस हैं, ये आपके टीम मेंबर्स हैं, ये काम है, ये सारा उसको हैंड होल्डिंग की जाती है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे और धीरे धीरे जब कंफर्ट आएगा तो परफॉर्मेंस भी आनी शुरू हो जाएगी। तो क्लियर है? प्लेसमेंट मतलब ज्वाइनिंग अ जॉब एंड ओरिएंटेशन मतलब फेमिलराइजिंग अ पर्सन विद अ प्लेस। क्लियर? ऑलराइट। फाइनल जो रिक्रूटमेंट स्टाफिंग प्रोसेस में है, इट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? बंदे ने जॉब ज्वाइन कर ली, ओरिएंटेशन भी हो गई, अब कई बार जरूरी होता है बंदे की ट्रेनिंग करना। क्यों? अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TCS एंड एक्सेंचर पहले 6 महीने तो लोगों को आते ही ट्रेनिंग पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको बेसिक स्किल है बट हमारे काम के लिए थोड़े एडवांस स्किल की जरूरत है जिसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी विल ट्रेन यू। तो ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोगों की। ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? ताकि एम्प्लॉय ग्रो करे, एम्प्लॉय अपने करियर में आगे बढ़े। क्योंकि देखो अगर एम्प्लॉय अपने करियर में आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो उसका फायदा किसको है? मुझे, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाती है, उसमें एम्प्लॉय भी ग्रो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। एंड ट्रेनिंग ऑल्सो कैन बी इन हाउस एंड आउटसाइड। इन हाउस मतलब एक अंदर ही एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जिनका काम है नए बच्चों की ट्रेनिंग करना, उन्हें समझाना सिखाना 6 महीने तक। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बाहर से कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है, या बच्चों को, बच्चे, आई एम सेइंग बच्चे, आई मीन फ्रेशर्स को बाहर भेजा जाता है। उन्हें जैसे कोई बिहेवियरल ट्रेनिंग करवानी है, सेल्स ट्रेनिंग करवानी है, तो बाहर भेजते हैं, कोई ट्रेनर्स आते हैं जो उन्हें ट्रेन करते हैं। तो दोनों तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है, इन हाउस भी हो सकता है एंड आउटसाइड भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो नटशेल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरुआत, स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है ये समझने से कि कितने हैं और कितने चाहिए, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। फिर हम रिक्रूटमेंट करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, फिर काटते छांटते हैं सिलेक्शन, उसके बाद जो बंदे जॉब ज्वाइन करते हैं उनकी होती है प्लेसमेंट, और जो प्लेसमेंट हो जाती है जिनकी, उनको करते हैं ओरिएंट यानी उन्हें बताते हैं, फेमिलराइज करवाते हैं, फाइनली उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआती सेटलमेंट दे देते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टाफिंग प्रोसेस विद दिस वीडियो। अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।